आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम यंग आइकन में। यंग आइकन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको उन हस्तियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने महज बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आज के हमारे खास मेहमान हैं आले मोहम्मद इकबाल। आप दिल्ली के डिप्टी मेयर हैं। सर, इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। ये एक बहुत बड़ा ये ओहदा है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। आम आदमी पार्टी पहली बार नगर निगम में आई है और ऐसे में जिम्मेदारी बहुत सारी हो जाती है। तो पहले की जो सरकार रही है और अब आम आदमी पार्टी जब नगर निगम में आई है, तो कौन से ये जर्नी जो है किस तरह से रही और किस तरह का बदलाव जो है वो अब इसमें आना चाहिए? देखिए, आम आदमी पार्टी इस वक्त आज़ाद भारत के बाद सबसे लेट देश की राजनीति में आई हुई एक पार्टी है, जो एक आंदोलन से खड़ी हुई पार्टी है। और सबसे कम वक्त में अगर हिंदुस्तान के पॉलिटिकल हालातों को देखेंगे, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, चाहे वो नेशनल लेवल पे हों, चाहे वो रीजनल लेवल पे हों, तो आम आदमी पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है कि जो सबसे कम वक्त में जिसने तरक्की करी है और जो सबसे कम वक्त में महज 10 साल में एक नेशनल पार्टी बनकर देश की जनता के सामने समर्पित है। वो सिर्फ किस लिए हुआ, कैसे हुआ, वो सब लोगों के सामने है। और आम आदमी पार्टी में जिस तरीके की कार्यशैली है, जो सिर्फ आम आदमी पार्टी का एक ही फोकस है, क्योंकि ये आम इंसानों की पार्टी है। सब लोग अपने काम धंधों को छोड़कर, अपने प्रोफेशन को छोड़कर, अपनी पर्सनल लाइफ को त्याग दे के एक आम आदमी पार्टी बनी है, जिसको आज अरविंद केजरीवाल जी लीड करते हैं। तो इस पार्टी के अंदर मैं समझता हूँ जितनी मुश्किलात, आजमाइशें इस पार्टी सह रही है, शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी आजमाइशें या मैं समझता हूँ इतनी परेशानियाँ नहीं सही हैं। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में आज 3 दफ़ा सरकार बना लेना, फिर उसके बाद दिल्ली कॉरपोरेशन के चुनाव जीतना, फिर उसके बाद डे बाय डे आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ता जा रहा है, फैलता चला जा रहा है। पंजाब के अंदर सरकार बनाना देश की सबसे एक अहम रियासत है, और एक अहम रियासत के अंदर देश के 2 बड़े शहरों के अंदर सरकार बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि चुनौतियाँ बहुत आएंगी, परेशानियाँ बहुत आएंगी, मगर आम आदमी पार्टी अपने तरीके से काम करेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब क्या होता है कि उम्र कम हो और जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में एक बोझ सा होता है कंधे पर। और बहुत कम उम्र में आपने डिप्टी मेयर आप बने हैं, तो ऐसे में लोग ना नौकरी सर्च कर रहे होते हैं लोग इस उम्र में, और जगह जगह धक्के खा रहे होते हैं। लेकिन आपको जब आप इस ओहदे पे बैठे हैं तो एक घमंड भी आ जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से मैनेज करके चलते हैं? मेरा ये मानना है, घमंड, तकब्बुर इंसान पर, चाहे वो कैसा भी इंसान हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, उसको कोई हक ही नहीं है। मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो घमंड और तकब्बुर किसी को कोई हक ही नहीं है, और हर उरूज को एक ज़वाल है। और मैं समझता हूँ कि एक मेरे कंधे पर जो एक अहम ज़िम्मेदारी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मिली है, इस ज़िम्मेदारी को 100% अपना देना आवाम को। और मेरे लिए आज पॉलिटिक्स कोई 2-4 साल, 10 साल पुराना मामला नहीं है, क्योंकि मेरे वालिद ख़ुद शोएब इकबाल साहब दिल्ली की राजनीति में पिछले 35 साल से हैं, और सन 1993 से वो एमएलए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक होता है बाय बर्थ भी मिल जाता है, बाय ब्लड भी मिलता है, और आवाम और ख़िदमत खल्क़ का जज्बा हमने अपने बड़ों से सीखा है। और मतलब हालात ये हैं हमारे लिए कि अगर चुनाव जीत जाएं तो उसकी ऐसी खुशी नहीं है, और चुनाव हार जाएं तो उसका कोई गम नहीं है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो ज़िम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, उसको बखूबी निभाना, ईमानदारी से निभाना। आवाम के दिलों पे राज ऐसे ही नहीं करते, उनके लिए अवेलेबल रहना, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी चीज़ है। और जहाँ तक बात घमंड तकब्बुर की है, किसी भी ओहदे पे रहने वाले को घमंड तकब्बुर नहीं करना चाहिए। फिर उसको घमंड तकब्बुर का नतीजा भी अनकरीब और बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे कि आपने अपने वालिद साहब का ज़िक्र किया है, काफ़ी सीनियर एमएलए वो हैं, तो
कितना कुछ आपसे उनकी छवि आपके अंदर आई है? आपको क्या-क्या गुण हैं जो उनसे मिले हैं? देखिए, छवि क्या और मेरे हिसाब से शुभ इकबाल साहब ने जिस तरीके से खुद को अपना आप को एक एस्टैब्लिश किया है, वो इसी वजह से किया कि अगर काम को दूसरा अल्फाज से बोला जाए तो उनका नाम शुभ इकबाल है, कि उनका काम ही उनकी पहचान है। तो उन्हीं की बताई हुई राह पर, उन्हीं की बताई हुई सियासत पर, उन्हीं के बताए हुए खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ हम लोग काम करते हैं और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मैंने ही नहीं, मुझ जैसे सैकड़ों लोगों ने दिल्ली की राजनीति में शुभ इकबाल साहब से बहुत सीखा है, हद से ज़्यादा सीखा है। और मैं समझता हूँ और उसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ भी रहे हैं और चल भी रहे हैं। तो ऐसे में जब से आप इस पद पे बैठे हैं, 10 महीने का समय लगभग हो गया है, तो परिवार को या फैमिली को कहें और फ्रेंड्स को कहें, रिलेटिव्स को किस तरह से समय दे पाते हैं? इनके बीच में कुछ बदलाव आया है या जो चीज़ें पहले से चल रही थी वो वैसे ही चल रही हैं? जब से एक्टिव पॉलिटिक्स में आया हूँ, तकरीबन 17 साल की उम्र में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया था और 22 साल की उम्र में काउंसलर बना था पहली दफ़ा। फिर उसी दौरान एमसीडी का चेयरमैन बना और आज डिप्टी मेयर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ, देखिए, ये प्रोफ़ेशन जो है आपको मन मुताबिक नहीं है, ये जन मुताबिक है। जन मुताबिक जनता के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, आपके मन के मुताबिक नहीं चलना पड़ेगा। राजनीति में आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। और जहाँ फुल टाइम जॉब होती है तो आपको वहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ, हर चीज़ A to Z मैं समझता हूँ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कब कहाँ पहुँचना पड़े, कब कौन से कॉल आ जाएँ, ऑफ़िस को फुल टाइम देना पड़ता है। मेरा शेड्यूल यही है कि सुबह 8-9 बजे से जो शुरू होता है, रात के 1:30-2 बजे तक बाहर रहता है। तो आप ज़ाहिर-सी बात है, आपकी पर्सनल लाइफ तो पूरी इसमें कोलैप्स हो ही जाती है। हमने ऐसे ही अपने वालिद साहब को देखा है। बहुत ही कम, रेयर टू रेयर महीने में 1 आध दिन ऐसा निकलता है कि आप फैमिली के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ज़िंदगी में टाइम स्पेंड कर सको। मगर जो भी है, मगर उसका भी एक आवाम के साथ वक़्त गुज़ारने का भी इंटरेस्ट एक अलग है। जो उनके काम करके जो खुशी होती है, मैं समझता हूँ वो किसी और प्रोफ़ेशन में नहीं होती है। जैसे कि एक नगर निगम डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पब्लिक से डायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट होता है और ऐसे में आम दिन हज़ारों लोग जो हैं वो रोज़ाना आपसे मिलते हैं, अपनी अलग-अलग परेशानी बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन-सी समस्या लेकर आते हैं? दिल्ली एमसीडी जो है, या मैं समझता हूँ देश का कोई सा भी कॉर्पोरेशन हो और ख़ास तौर पे दिल्ली कॉर्पोरेशन एमसीडी, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि हर आम इंसान का रोज़ का वास्ता है और एमसीडी ऑफिस का रोज़ का रास्ता है लोगों का। तो वास्ता और रास्ता दोनों लोगों का कॉर्पोरेशन से पड़ता है। छोटी-छोटी चीज़ें हैं, बर्थ सर्टिफ़िकेट, डेथ सर्टिफ़िकेट, लोगों के कोई घर अपना रिपेयर कर रहा है, कोई किचन अपना रिपेयर कर रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, रोडों के हालातों को लेकर, लाइट्स के हालातों को लेकर, लोगों की लाइसेंसिंग को लेकर, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, मतलब एक्स वाई जेड बहुत सारे महकमे, बहुत सारे डिपार्टमेंट एमसीडी के अंदर हैं। और मेरा ये मानना है कि जितना कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं, उनकी जितनी पब्लिक डीलिंग होती है, उतनी और किसी जनप्रतिनिधि की नहीं होती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और ऐसे वक्त पे काम करना कि जब आपको पता ही है कि बड़ी भेदभाव वाली राजनीति चल रही है दिल्ली के अंदर, कॉरपोरेशन के अंदर, मतलब इस तरीके से घेरा जा रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी का जनप्रतिनिधि कोई काम बोलेगा, वो नहीं होना है। आज विपक्ष के साथ ही कोई बोलेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो अफ़सर भी बेचारे, मैं समझता हूँ, कहीं न कहीं भय में हैं। उनको भी डरा रखा है कि इनका काम मत कर देना, इनके मुद्दों को मत सुनना, इनके यहाँ जो पब्लिक आती है उनकी परेशानी को रिज़ॉल्व मत करना। तो कहीं न कहीं मैं समझता हूँ इस तरीके की परेशानियाँ हैं, आ जाती हैं। मगर उसके बावजूद बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़िसर्स हर महकमे में हैं, ईमानदार ऑफ़िसर्स हर महकमे में हैं, जनता की परेशानी को समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो ऐसा इस बीच जब से आप बैठे हैं 10 महीने हो चुके हैं और काफ़ी सारी समस्या आपने लोगों की रोज़ाना सुनते हैं आप। कोई ऐसा केस या कोई ऐसा वाक़या जो आपको याद रहा हो, जो आपके दिल को छुआ हो, ऐसी कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे? पर्टिकुलर कोई ऐसा याद नहीं है, मगर दिन में मतलब मेरी माशाल्लाह डेली समझता हूँ
150 200 से ऊपर 300 400 तक कभी कभार पब्लिक डीलिंग मेरे ऑफिस की होती है सुबह से शाम तक। और कोई ना कोई कुछ केसेस ऐसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉरपोरेशन जो है, और जैसे एक आया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कि अभी 2-3 दिन पहले ही, कि कोई दिल्ली से बाहर की कोई गाड़ी थी, आई थिंक 20 साल पूरे हो जाते हैं उनके, 15 साल पूरे हो गए थे, पेट्रोल की गाड़ी थी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वो ले जाता है ऐसे व्हीकल्स जो इस टाइम जो 15 साल ऊपर हो गए हों। तो ऐसे किसी की बेचारी की एक वो लेडीज़ थी, अकेले आई हुई थी और वो यूपी से थी, उनकी गाड़ी ले गए थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले। तो बेचारी उन पे तरस आया था काफ़ी इस तरीके की कि उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी ले गए हैं और वो मेरे दामाद की गाड़ी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट से किसी भी तरीके से दिलवा दो, हम चाहे उसको कबाड़ में बेच देंगे, कुछ भी कर देंगे, हम उसको ले जाएंगे। तो बहरहाल इस तरीके के काफ़ी इमोशनली केसेस आए। वो बेचारी अपने घर जाने को तैयार ही नहीं थी, रो रो के परेशान थी। फिर हमने उनकी समस्या का समाधान कराया, उनकी गाड़ी उन तक पहुंचवाने का काम किया। तो लोग आते हैं, बहुत सारे एक से एक बड़े बड़े मसाइल आते हैं, और मगर जब वो मसाइल हल होते हैं तो उसकी सेटिस्फेक्शन और जो उसकी एक अंदर से एक फील आती है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, खुद को खुशी मिलती है, खुद को अच्छा लगता है कि ये बेचारा रोते हुए आया और इसके आंसू हमने, मतलब हम कौन होते हैं पूछने वाले, मगर कहते हैं कि हरकत में बरकत है। अल्लाह ताला ने किसी न किसी के लिए किसी को एक ज़रिया बनाया है, तो हम समझते हैं हम ज़रिया हैं खिदमत कल का, आवाम का, परेशान हाल की परेशानी को। हर इंसान परेशान है, आप भी किसी न मुद्दे पे परेशान हो सकते हैं, मैं भी परेशान होऊंगा, मगर चेन बनी हुई है किसी न किसी के परेशानी के हल करने के लिए। लोगों की एक चेन बनी हुई है, मुझसे काम नहीं होगा तो वो दूसरे दरवाजे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, मगर समाधान उसका, परेशानी रिजॉल्व हो ही जाती है। अच्छा, अगर हम बात कर लें दिल्ली के सौंदर्यीकरण की, तो ऐसे में एमसीडी हमेशा आगे रही है और अब एक कैंपेन भी चलाया गया था जिसमें जगह-जगह पे जाके सफाई की जा रही थी और उन कर्मचारियों को भी साथ लेके जाया जा रहा था। तो ऐसे कोई 3 बड़े बदलाव जो दिल्ली में होने चाहिए? सबसे पहले क्या है कि दिल्ली में तो 3 नहीं, मैं कहता हूँ दिल्ली आम आदमी पार्टी के एमसीडी में आने के बाद बहुत बेहतर तरीके से बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव हो रहा है। देखिए, ये 15 साल की परेशानियाँ हैं, 15 दिन की परेशानी नहीं है, 15 महीने की परेशानी नहीं है। तो मेरा ये है कि असल कि महज़ ये 10 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर समस्या हल नहीं होगी। हम समझते हैं कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकाल में दिल्ली नगर निगम को देश का बेस्ट नगर निगम, देश की बेस्ट एमसीडी बनाकर दिखाएगी आपके सामने। और वो होगा जैसे दिल्ली के कूड़े के 3 पहाड़, उसका समाधान आम आदमी पार्टी अपने वक्त पर हर हालत में इंशाल्लाह ताला करके दिखाएगी। दिल्ली के लोग उससे काफ़ी परेशान हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर हम लोग ज़मीनी स्तर पर वक्त पर तनख्वाह देना सफाई कर्मचारियों को लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। पिछले 15 साल के अंदर उनको वक्त पर सैलरीज नहीं मिली है। हम लोगों ने आते ही 2-3 महीने के अंदर 100% अटेंडेंस सफाई कर्मचारी की देखने को मिल गई है। हमने, आप वहाँ देख सकते हैं, वक्त पर उनकी सैलरी मिलती है। जब सैलरी किसी के खाते में ऑन टाइम आती है, वो और ताकत से काम करता है। सैलरी सफाई कर्मचारी की 3-3, 4-4, 5-5 महीने डिले आई, मगर उसके बावजूद सफाई कर्मचारी दिल्ली का बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा था, उसने कभी नहीं कहा। मगर आखिरी में मजबूरन वो उस वक्त के अंदर विरोध करता था कि 4 महीने हो गए, अपना घर कैसे चलाएं, अपनी परेशानी समाधान कैसे करें, अपने बच्चों की स्कूलों की तनख्वाहें कैसे दें, अपना घर का चूल्हा कैसे जलाएं। मगर केजरीवाल साहब ने उस वक्त पे वादा किया था कि 10 गारंटीज में था कि हम वक्त पे सैलरीज देना हमारा सबसे अहम मोटो है। तो आज वक्त पर सैलरी मिल रही है। सफाई कर्मचारी दिन में 2-2 वक्त, 3-3 वक्त सफाइयाँ कर रहे हैं। मगर उसके साथ साथ जनता से भी अपील करेंगे कि एमसीडी का कंधे से कंधा मिला के साथ दें, एमसीडी की परेशानी का समाधान करें। एमसीडी की परेशानी का समाधान जनता के पास है। जनता जब खुद जागरूक हो जाएगी, लोग खुद अवेयर हो जाएंगे। सफाई वाला सफाई करके चला गया, 10 मिनट बाद वापस वहीं कूड़े की थैलियां आ गई, फिर लोगों ने फिर कूड़े का ढेर बना दिया, तो वो कूड़े का पहाड़ तो साफ एक दिन हो जाएगा। मगर आपके गली मोहल्लों में, कूचों में जो हमने खुद की एक आदत बना ली, 4वीं 5वीं मंजिल से कूड़ा फेंक देना,
सफाई वाला सफाई करके जाता है, उसके 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद फिर से कूड़े की थैलियां वहां पर आ गई। सफाई वाले के आने से पहले एक आदत बनाइए ना। दिल्ली के और भी तो इलाके हैं कि वहां पर भी तो लोगों में एक सेल्फ अवेयरनेस है, मगर वो जब तक सेल्फ अवेयरनेस हम लोग और इलाकों में नहीं लाएंगे तो फिर वो इलाका कोई नहीं बचा पाएगा, बहुत बुरा हाल हो जाएगा ऐसे। तो अभी आपने जो कैंपेन चलाया था इसमें काफ़ी सारे लोगों ने भी भाग लिया और काफ़ी सारे आपके यहाँ से जो है पार्षद भी इसमें शामिल हुए, तो लोगों का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्या लग रहा है कि उनमें कुछ जो है बदलाव लाने की उम्मीद है या आ सकता है, या आगे भी इस तरह का कैंपेन अब चलाया जाएगा? ये कैंपेन पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होता है। जब अधिकारियों को जब ये पता चलता है कि मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ द हाउस, खुद विधायक, पार्षद ज़मीन पर हैं, तो समझते हैं कि इस मिशन को उन्होंने मजाक में नहीं लिया है, ये सीरियस मैटर है। पिछले 10 महीने से आम आदमी पार्टी के एक एक पार्षद, विधायक हर महीने 10-10 दिन के गैप के अंदर, 15-15 दिन के गैप में हम सफाई कैंपेन चलाते रहते हैं, कंटिन्यूसली चल रहा है। आज अगले 50 दिन का हमारा रोड मैप तैयार हो गया है। डेली 8 से 10 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं, हमारे काउंसिलर चल रहे हैं, अलग अलग वार्ड्स के अंदर हैं, पूरे दिल्ली के 250 वार्ड्स के अंदर हम लोग सफाई अभियान को लेकर अब हो रही है दिल्ली साफ कैंपेन हैशटैग हम लेके चल रहे हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ज़मीन पर खुद हमारे प्रभारी चल रहे हैं, मतलब सारे लोग बड़े पैमाने पे जा रहे हैं, जनता से जनसंवाद कर रहे हैं, जनता से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप आइए, इस कैंपेन को कामयाब बनाइए, इस कैंपेन को इसके मंजर आम तक पहुँचाइए कि सफाई को लेकर दिल्ली को जिस दिन आपने साफ कर रख दिया तो दिल्ली अपना आप में अद्भुत शहर में होगी और देश के अंदर क्लीन एंड क्लियर शहर के अंदर सबसे बेस्ट इसको अवार्ड मिलेगा। और अभी पिछला दिनों का एक सर्वे आया है कि जहाँ पे हम 2022 के अंदर सफाई को लेकर स्वच्छता सर्वेक्षण आया है जिसमें हम 38वें नंबर पे थे, आज हम हल्के हल्के 24वें 25वें नंबर पे तकरीबन आ गए हैं। तो ये अपना आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं समझता हूँ आने वाले 1 साल के अंदर टॉप 10 में आ जाएंगे, फिर उसके बाद टॉप 5 में आ जाएंगे। बात कर लीजिए इंडिया अलायंस की, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि अलग अलग पार्टी जो है इसमें शामिल है और ऐसे में अब जो पार्टी है उसको कितना ज़्यादा ये टक्कर दे पाएगी, या आने वाले चुनावों में कितना ज़्यादा मजबूत ये उभर के आने वाली है पार्टी? देखिए, इंडियन अलायंस एक चमत्कारी अलायंस होगा। जाहिर बात है कि रूलिंग गवर्नमेंट भी समझ रही है कि अलायंस एक बहुत बड़ा अलायंस बनते हुए जा रहा है और मैं समझता हूँ बहुत मजबूती के साथ ये अलायंस लड़ने को तैयार है और इसका रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन होगा। हमको, आपको और बहुत से लोगों को तवक्को भी नहीं होगी, उससे बेहतरीन रिज़ल्ट होगा और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगा। और हाल ही में आपको पता है खड़गे साहब के घर पे इंडियन अलायंस की मीटिंग हुई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के भी सारे सीनियर लीडर्स पहुंचे थे और अलायंस अभी ये टाइम सिर्फ एक बातचीत का दौर है जो एक अंतिम स्टेज पर आ चुका है और अगले हफ्ते तक या 10 दिन के अंदर ये मामला बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, फिर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो पूरा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस रहा और जितना आपका तजुर्बा है और जितना कुछ सीखने को मिला, इस सब का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, इस सब का श्रेय सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दूंगा और मेरे जो सियासी उस्ताद हैं शोएब इकबाल साहब वालिद भी हैं और उन्होंने जो हमें सिखाया उनके नक्शे कदम पे हम चले। और पार्टी में आम आदमी पार्टी जब ज्वाइन करी अभी 3 साल पहले, अरविंद केजरीवाल साहब से काफ़ी मुतासिर हुआ, जो काम करने की उनकी नीतियां हैं, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखा, समझा। और मैं अपना आप में समझता हूँ बहुत देश के एक उभरते हुए एक सितारे हैं, नेशनल लीडर हैं और आज उनको और उनकी स्ट्रेटजीज़ को और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़, रीजनल पार्टीज़ कॉपी कर रही हैं। जिस तरीके से केजरीवाल साहब का काम करने का एक स्टाइल है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अलग है, हटके है, जो आप दिल्ली के अंदर आप देख सकते हैं। स्कूलों के अंदर एक अलग ही क्रांति लेके आए, हेल्थ के अंदर एक बेहतरीन क्रांति लेके आए और मोहल्ला क्लिनिक जैसे हर गली मोहल्ले के अंदर एक ऐसी चीज़ें खोल दी हैं जो आम इंसान पहले डॉक्टर्स के पास जाते थे, अब डॉक्टर्स आपके मोहल्लों में बैठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरीके के काम, मतलब मैं आपको मुख्तसर 3-4 काम गिनवाए हैं, तो कामों की एक बहुत बड़ी फहरिस्त है।
और यही वजह है कि जिस तरीके का काम करने का उनका स्टाइल है वो अपना आप में केजरीवाल साहब का बहुत लाजवाब है। और यही वजह है कि आज वो दिल्ली सरकार में, कॉरपोरेशन में, पंजाब में, गोवा में उनके एमएलएज हैं और दूसरे इलाकों में आम आदमी पार्टी का परिवार डे बाय डे बढ़ता बहुत जा रहा है। युवाओं के लिए आप एक आइकन हैं, क्योंकि हमारा शो भी है यंग आइकन। और ऐसे में जो युवा राजनीति में अपना कदम रखने की सोच रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? कहना रहेगा कि खास तौर पे देश की राजनीति में उतार चढ़ाव हर फील्ड में आते हैं, हर प्रोफेशन में आते हैं, ना कि राजनीति में आते हैं। तो आज मैं कुछ युवाओं के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे बात करी कि आपकी राजनीति में रुचि कैसी है। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, हम नहीं आना चाहते, हमने पहले सोचा था अब नहीं आएंगे। मैंने कहा क्यों नहीं आओगे? कह रहे यार राजनीति बहुत गंदा दलदल है। अगर सभी लोग इसको गंदा दलदल समझ लेंगे, जो गंदा कर रहे हैं फिर वो काबिज हो जाएंगे। किसी को तो फिल्टर लेके बैठना पड़ेगा, किसी को तो आना पड़ेगा। अगर हम लोग ही दूर भाग जाएंगे तो फिर आपने मैदान खाली छोड़ देंगे किसी और के लिए। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति में हर किसी को, देश के युवाओं को बढ़ चढ़ के रुचि लेनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की जो नीतियाँ हैं, उनकी जो विचारधारा है उस पर चलिए, महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलें, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की विचारधारा पे चलें, भगत सिंह साहब की विचारधारा पे चलें, जवाहरलाल नेहरू साहब की विचारधारा पे चलें। तो ये वो तमाम लोग हैं कि जिन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, क्या लाजवाब लोग थे। और इन लोगों ने इस देश को मजबूत करने के लिए और देश के आने वाले नागरिकों के लिए जीने के लिए पूरा अधिकार दिया है। और हमें उन्हीं की विचारधाराओं पे चलना चाहिए, उन्हीं की सोच, उन्हीं की आइडियोलॉजी पे चलना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि जिन जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको बताया कि राजनीति एक दलदल है, एक ऐसा दलदल कि उसमें नहीं जाना चाहते हैं। बहुत लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आप हैं राजनीति में, और ऐसे में क्या कहते हैं कि जो लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो आपने ये वाली फील्ड ही क्यों चुनी? ये पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि क्या आपके ऊपर दबाव था इस फील्ड को चुनने के लिए, या आपने खुद ही चुनी? कोई अदर फील्ड आपने क्यों नहीं चुनी? देखिए, बाय चॉइस भी चुनी, बाय चांस भी चुनी। तो दोनों एक, कभी कभी मैं समझता हूँ कोई एक हादसा हो गया तो हादसा, अब आ गए तो फिर अब आ गए, लोगों के दिलों में छा गए, तो बस वो दिलों में जगह बन गई, मेरे दिल में, उनके दिल में। जब दो लोगों के दिल में जगह बन जाती है तो फिर काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। फिर आवाम ने पहला इलेक्शन दिल्ली का सबसे यंगेस्ट जीता, दूसरा इलेक्शन मेरे अगेंस्ट जितने कैंडिडेट्स थे उनकी ज़मानत जब्त हुई, फिर समझा कि पब्लिक ने मेरे काम को अप्रिशिएट किया। तीसरा चुनाव जीता जो लेटेस्ट हुआ, वो दिल्ली में सबसे हाईएस्ट मार्जिन मेरा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, वो 17,500 वोटों से। तो मैं समझ गया कि भैया अब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपके साथ चलना चाहते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम पब्लिक के काम को अप्रिशिएट करते हैं, पब्लिक हमारे काम को अप्रिशिएट करती है। तो ये बेहतरीन एक पब्लिक की हमारी एक अच्छी जोड़ी बन गई है। तो फिर अब आना ही पड़ेगा। वालिद साहब से बहुत कुछ सीखा, शोएब इकबाल साहब से, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया चलना। 3 बार आप काउंसलर रह चुके हैं, उसके बाद आप डिप्टी मेयर बने। अब आगे क्या कुछ सोचा है? कुछ आगे क्या? नहीं, आगे को सोचना ही नहीं लाइफ में। इंसान सोचता है होता कुछ है, तो तवक्कल अल्लाह पे छोड़ देते हैं कि जो जिस राह पे वो ले जा रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। जो कल हुआ था वो अच्छा था, जो आज हो रहा है वो अच्छा है, जो कल होगा वो अच्छा होगा। 3 कॉन्सेप्ट है मेरे। जो कल हुआ था, जो पास था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो प्रेजेंट है, जो कल होगा फ्यूचर वो अच्छा होगा। तो इन 3 पॉलिसीज पे चलें, और जिसको हम तवक्कल अल्लाह कहते हैं, तो तवक्कल रखता हूँ मैं। और मैं समझता हूँ तवक्कल पर जो इंसान मजबूती से रहता है तो उसको अच्छा रास्ता मिलता है, वो कामयाब रास्ता होता है, तो उसमें भलाई होती है। स्टडी के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी फील्ड में जाएं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आखिर कौन सी फील्ड उन्हें चुननी चाहिए, क्या नहीं चुननी चाहिए, क्या चीज़ उनके लिए आसान हो जाएगी? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी को मैं अगर छोटा सा 2 लाइनों में अपना बताऊं, कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था पॉलिटिक्स में आने का, बिल्कुल नहीं, सूद बराबर नहीं। और सोचता था कि यार ये तो आई थिंक जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं तकरीबन 45-50 के बाद आओ, राजनीति तो इसी मिजाज की होती है। तो मेरा खुद प्रोफेशनली मेरा दिल था कि मैं क्रिकेट में जाऊँ, मेरा क्रिकेट बहुत पसंदीदा शौक़ था। और मैं 8-8, 9-9 घंटे कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करता था क्रिकेट की, और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में। फिर इत्तफाकन ऐसा हुआ, हालात ऐसे बने कि मुझे ही उतरना पड़ा। और देखिए, मेरे हिसाब से करना वो चाहिए जो आपके दिल में है, जो आपके अंदर से आवाज़ आए कि भाई ये करो।
थोपी हुई चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो 3 इडियट्स अगर आप देखी हो तो उसमें आमिर खान जिस तरीके का बेहतरीन संदेश दिया उन्होंने कि भैया थोपे हुई चीज़ मत कराओ। बच्चा अगर मार्जिन से पास होता है तो उसको होने दो। बच्चा टॉप के पीछे अगर हर इंसान, हर पेरेंट्स की तवक्को बच्चे से टॉप होने की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की है, टॉप 5 में आने की है, तो आप उस बच्चे पे प्रेशर ऐसा बना दोगे कि बच्चा टॉप 4 पे तो आ जाएगा, मगर कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का मरीज हो जाएगा, वो टेंशन का मरीज हो जाएगा। आप एक चीज देकर उससे उसकी बहुत सारी चीजें ले रहे हो। तो मेरे हिसाब से हमारे मेरा ये मानना है, और जैसे मैं आया, जिस प्रोफेशन में आया, मैं ये समझता हूँ कि जब तक मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा तो ठीक है, मैं करूंगा। जिस टाइम मैं नहीं होऊंगा सेटिस्फाई, मैं क्विट भी कर सकता हूँ। अपनी मर्जी का मैं मालिक होना चाहिए। इतना ऊपर वाले ने आपको, हर इंसान को अपना खुद पे जाती अधिकार दिया है। तो मैं समझता हूँ कि उरूज तो आता रहता है, जाता रहता है, सिर्फ एक ही फील्ड में उरूज नहीं है, हर जगह पर उरूज है। तो इंसान अपनी स्टडीज़ के बाद अपने मन मुताबिक ज़िंदगी जिए, जो प्रोफेशन में वो इंटरेस्ट लेता है, जो प्रोफेशन उसके मतलब का है, तो वो करे वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया बहुत हमसे बहुत बात शुक्रिया। करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली के डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल। और आज के हमारे खास प्रोग्राम में इनसे काफ़ी सारी बातें हुई और काफ़ी कुछ इनके बारे में जानने को मिला। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अपने नए प्रोग्राम में, नए एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए मुंसिफ टीवी।